हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है, यहाँ मैं 6 फरवरी और 7 फरवरी दोनों दिन के ही करंट अफेयर्स को यहाँ पे मैं कवर करूंगा। ठीक है, ये दोनों ही दिन के करंट अफेयर्स को मैं यहाँ कंबाइन कवर करूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। तो आज का पहला टॉपिक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टेक्स टफ स्टैंड ऑन टैक्स ट्रीटीज विदाउट मोस्ट फेवरेट नेशन कंट्रीज। यानी सेंट्रल बोर्ड जो है उन्होंने डायरेक्ट जो टैक्स है उस पर एक टफ स्टैंड लिया है ऑन टैक्स ट्रीटीज विदाउट मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज को लिए बिना। ठीक है, क्या है न्यूज में देख लेते हैं। द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2020 amended the taxation of divided income to the classical system of taxation in the hands of shareholders to replace dividend distribution tax by companies। ठीक है, जो फाइनेंस एक्ट है 2020 का उसने उसमें अमेंडेड द उसने अमेंड कर दिया टैक्स को और डिवाइडेड इनकम और जो डिवाइड कर दिया इनकम को टू द क्लासिकल सिस्टम ऑफ टैक्स। जो क्लासिकल सिस्टम था टैक्स का उसमें इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर और रिप्लेस कर दिया टू रिप्लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, जो डीडीटी था वो कंपनी के द्वारा उसे रिप्लेस कर दिया गया। This lead to discrimination in taxation on dividends among of offshore investors based on country with different withhold rates। और इसके चलते ये बोला जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है, यानी टैक्सेशन सिस्टम पर जहां डिविडेंड्स अमोंग जो ऑफशोर इन्वेस्टर्स हैं जो कि बेस्ड है ऑन कंट्री विद डिफरेंट विथहोल्ड रेट्स पर। ठीक है, जैसे इन्वेस्टर्स कहाँ कहाँ से हैं, फ्रॉम सोल्वेनिया से है, लिथुनिया से है, कोलंबिया से है, जो कि पेइंग जो सिर्फ पे कर रहे हैं कितना 5% टैक्स ऑन डिविडेंड। ठीक है, जो कि सिर्फ 5% ही टैक्स पे कर रहे हैं डिविडेंड पर। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स है जो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी ये इसी के बारे में बोल रहा है, MFN कंट्रीज यानी मोस्ट फेवर्ड जो नेशन है वो पे कितना कर रहा है, वो 10 to 15% टैक्स पे कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल 10% अंडर इंडियन नाइदरलैंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, तो ये लोग जो है मोस्ट फेवर्ड जो नेशन है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है जो टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है, in 2021, the Delhi High Court upheld the principle of parity and application of most favored nation clause under Indian Netherlands DTA to withholding tax. The principle of parity allows further easing of tax, dividend and fees to OECD members countries with FMN clause, यानी most favored nation जो clause है उसको। ठीक है, इफ इंडिया एग्रीज ऑन ए लोअर टैक्स विथ अदर OECD मेंबर्स। ठीक है, अगर इंडिया एग्री करता है कि वो लोअर टैक्स होल्ड करेगा विथ अदर OECD मेंबर्स के साथ, बेस्ड ऑन इट इन्वेस्टर्स फ्रॉम OECD कंट्रीज विथ FME मोस्ट फेवर्ड जो नेशन है उसके क्लॉज पर ऑल्सो स्टार्टेड इवेलुएटिंग एंड पेइंग लोअर टैक्स ऑफ 5%। ठीक है, अगर ये जो इन्वेस्टर है जो OECD कंट्रीज के हैं जो कि FMN क्लॉज के तहत वो भी ऑल्सो स्टार्टेड वो भी इवेलुएट करना स्टार्ट करेंगे और पे करेंगे जो लोअर टैक्स है 5% का। ठीक है, CBDT argues that these nations became OECD members at a later date from signing of tax treaties with India। ठीक है, टैक्स ट्रीटी इंडिया के साथ साइन करने के बाद उसके बाद ही जो OECD मेंबर्स है वो बनेंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ पैरिटी डजंट अप्लाई, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी जो है वो अप्लाई नहीं होगी। Going against the earlier High Court order, the new stand from CBDT is likely to set off a slew of litigations in the coming days। ठीक है, कुछ की पॉइंट से देख लेते हैं कि FMN जो प्रिंसिपल यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन जो प्रिंसिपल है अंडर WTO नॉर्म्स यानी वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्म्स है उसके अंदर क्या है, ये जो इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंट्रीज शुड ट्रीट ऑल देयर ट्रेड पार्टनर्स इक्वली, यानी सभी कंट्रीज को अपने जो ट्रेड पार्टनर्स है उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर नो वन कंट्री शुड बी मोर फेवर्ड, किसी किसी भी एक कंट्री को ज्यादा फेवर
नहीं होना, सबके साथ जो है इक्वल ही जो है वो पेश आना चाहिए, ठीक है। DDT is a tax levied on dividends distributed by countries out of their profits among their shareholders. DDT जो है एक तरह से टैक्स में छूट है जो कि डिविडेंड जो पर दिया जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंट्रीज के द्वारा अपने प्रॉफिट से काट कर जो ये टैक्स छोड़ा जाता है अमोंग देयर अपने शेयर होल्डर्स के लिए। द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और DTA, यानी जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो एग्रीमेंट है DTA का, इज ए टैक्स ट्रीटी, एक टैक्स ट्रीटी है जो कि साइन हुआ था बिटवीन एनी टू और मल्टीपल कंट्रीज, सो दैट टैक्स पेयर कैन अवॉइड पेइंग डबल टैक्सेस on their incomes earned from the source countries as well as the residence country। यानी ये एक तरह से जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच, जहां जो टैक्स पेयर होते हैं वो बचते हैं किससे, डबल टैक्स पे करने से, अगर उनका इनकम होता है फ्रॉम फ्रॉम सोर्स कंट्रीज के ही किसी सोर्स से, या फिर किसी रेसिडेंस कंट्री या आसपास के कंट्री से भी जो उनका इनकम होता है उस पर, ठीक है। तो यही था टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो कि टफ स्टैंड लिया गया है, ठीक है, कि सबके साथ जो है इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, सभी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई भी फेवर्ड नेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक 5% टैक्स पे कर रहा है तो सभी जो है 5% ही टैक्स पे करेंगे। अगर कुछ इंक्रीज होता है टैक्स में तो सबके लिए होगा, ठीक है, किसी किसी एक कंट्री या दो कंट्री के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में था ये। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो है डिक्लेरेशन पैनल रिड्रॉज इलेक्टोरल मैप, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन, सॉरी डिक्लेरेशन है डीलिमिटेशन पैनल रीड्रॉज इलेक्टोरल मैप, क्या है ये। तो द ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट है वो डिलिमिटेशन वर्किंग पेपर इज सेकंड सेट ऑफ प्रपोजल शेयर्ड बाय द कमीशन एज द फर्स्ट वन वाज रिजेक्टेड बाय द रीजनल पार्टीज, ठीक है। पहला जो प्रपोजल दिया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था रीजनल पार्टी के द्वारा, तो सेकंड सेट ऑफ प्रपोजल जो है शेयर्ड किया गया कमीशन के द्वारा, ठीक है। इट हैज बीन फॉलोइंग रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन है कि फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोपोज्ड रिजर्विंग 9 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 7 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी पहली बार जो ये प्रपोजल रखा गया है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा 9 सीटों पर, किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब को, और 7 सीटों पर किसे, शेड्यूल्ड कास्ट को, ठीक है। proposed carving out on a additional constituency in some districts, और किसी खास कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रावधान भी होगा, ताकि जो है टू बैलेंस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको जो है बैलेंस करने के लिए, ठीक है, विद इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोपोज्ड रिफ्रेमिंग ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये भी प्रोपोजल रखा गया कि रिफ्रेम किया जाएगा जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या है इन जम्मू एंड कश्मीर, तो टिल 2019 डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द रेस्ट ऑफ कंट्री, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो 2019 तक कुछ अलग ही था, बाकी जो कंट्री है उनके हिस्सों के अगर कंपैरिजन में देखें तो। while delimitation of Lok Sabha seats in Jammu and Kashmir was governed by Constitution of India, जो डिलिमिटेशन है लोकसभा सीट में जो जम्मू एंड कश्मीर से है, जो वो गवर्न किए जाते हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और डिलिमिटेशन ऑफ जो स्टेट असेंबलीज की सीट्स है वाज गवर्नड, वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है, बाय द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस इन 2019, और 2019 में जब जो ये एबॉलिश कर दिया गया, जो खत्म कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस वाला चीज था, और डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसको सेटअप किया गया फॉर इसके लिए, फॉर डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स इन द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी। अब जो है जो नई जो यूनियन टेरिटरी अब बन गई है वुड बी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है वहां पे काम होगा या उसे
उसे काम में लाया जाएगा या वह डिलिमिटेशन किया जाएगा किसके द्वारा, दोनों ही जगह पर, या तो लोकसभा में भी और जो स्टेट असेंबली सीट्स है वहां पे भी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है। अबाउट डिलिमिटेशन के बारे में अगर बताएं तो डिलिमिटेशन एक एक्ट है, इज द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज को नया बनाया जाता है किसके लिए, ऑफ एन असेंबली। ठीक है, जो जनरल असेंबली जो स्टेट असेंबली होती है उसके लिए, या फिर लोकसभा के लिए, दोनों ही सीट के लिए, किसके लिए, टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। ठीक है, जो पॉपुलेशन में चेंजेस आता है उसके चलते। ये आर्टिकल किसमें, 327 में। ठीक है। इट इज कैरिड आउट बाय डिलिमिटेशन कमीशन, एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है जो इसे कैरिड आउट करता है। हुज ऑर्डर्स हैव टू बी फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, और इसे जो है वो फोर्स में लाया जाता है किसी कोर्ट में बिना क्वेश्चन किए। ये भी आर्टिकल 329 में डिस्कस किया है। ठीक है। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एनबीएफसीएस सीक रिलैक्सेशन फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, एनबीएफसीएस क्या है, तो एनबीएफसीएस के नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनीज हैं वो सीक रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन फ्रॉम किससे, आरबीआई से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ऑन किसमें, किस पर, एसेट क्लासिफिकेशन पर और प्रोविजनिंग नॉर्म्स पर। क्या है न्यूज में देख लेते हैं। तो नो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज है आर सीकिंग रिलैक्सेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ऑन नॉर्म्स ऑफ, किसके नॉर्म्स पर, तो इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन पर, एंड प्रोविजनिंग फॉर एडवांसेस। ठीक है। In a notification in November 2021, RBI had declared on prudential norms pertaining to advances for all all, एक मिनट, ऑल बैंक्स। ठीक है, यानी कि नवंबर 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आरबीआई ने क्लैरिफाई किया था कि एक प्रूडेंशियल ठीक है, borrower accounts shall be flagged as overdue by lending institutions as per their day end, part of their day end processes for the due date. Objective was to bring a uniformity in the implementation of IRACP norms across all lending institutions. ठीक है। Why NBFC seek relaxation, क्यों NBFC seek करता है रिलैक्सेशन के लिए, तो मोस्ट ऑफ द जो बोरोवर है, मोस्ट ऑफ द यानी जो लोग पैसा लेते हैं, जो बोरोवर हैं एनबीएफसी के, आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और वो या फिर वो बिलोंग करते हैं एमएसएमई सेगमेंट्स यानी, ठीक है, एंड आर इकोनॉमिकली वर्नरेबल, इकोनॉमिकली वो उनकी वो जो साउंड नहीं होते हैं। ठीक है। तो ड्यू टू द पैंडेमिक डिसरप्शन, और पैंडेमिक के चलते दे वुड रिक्वायर मोर टाइम टू स्टेबलाइज देयर ऑपरेशन, उन्हें और ज्यादा समय की जरूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री विल हैव टू अलाइन देयर पेमेंट्स व्हिच विल टेक टाइम, कस्टमर्स जो हैं पूरे कंट्री में वो पेमेंट करेंगे लेकिन उनको कुछ समय की जरूरत है। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है यानी एनबीएफसी जो है, ऑल्सो नोन एज नॉन बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है उनको, आर एंटाइटीज that provide certain bank like and financial services but do not hold any banking license। यानी नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं या फिर इंस्टीट्यूशन होती हैं वो बैंक की तरह ही काम करती है। ठीक है, लोन वगैरह देती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एक बैंक के पास जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस इनके पास नहीं होता है, इसीलिए उनको इनको नॉन बैंकिंग कंपनीज बोला जाता है। ठीक है।
तो इसलिए ये लोग जो है वो सीख कर रहे हैं, यानी डिमांड कर रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए आरबीआई से। ठीक है, आई बात समझ में क्लियर हुआ आपको? आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो है ओनली वन ऑफ फोर इन उड़ान रूट्स सर्वाइव ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years। ठीक है, जो उड़ान जो रूट है, ये उड़ान जो स्कीम थी, ठीक है, ये ओनली वन ऑफ फोर यानी 4 में से सिर्फ एक ही जो है उड़ान रूट जो सरवाइव कर पाया है ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 year, अब 3 साल के समय में। तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जो है ऑफ द 94 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो थी उनकी उड़ान, ठीक है, यानी उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म थी। ठीक है, रूट्स दैट हैव कंप्लीटेड, 3 साल का टेन्योर इनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ओनली 22 रूट्स आर इन ऑपरेशन, लेकिन सिर्फ इसमें 22 ही रूट्स जो है वो ऑपरेशन में है। ऑल्सो ऑफ द 948 जो रूट्स है वो अवॉर्डेड है टू द एयरलाइंस एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स। ठीक है, 948 जो रूट्स है वो अवॉर्डेड है टू एयरलाइंस एंड हेलीकॉप्टर जो ऑपरेटर है उनके लिए, लेकिन इसमें से सिर्फ 403 ही रूट जो है वो अभी जो है कमेंस्ड ऑपरेशन इस अभी चालू में है। ठीक है, यानी चल रही है। मिनिस्ट्री साइटेड फॉलोइंग चैलेंजेस फॉर द स्कीम, मिनिस्ट्री को बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं इस स्कीम को चलाने के लिए। क्या क्या? कि डिफिकल्ट एयरलाइंस बिजनेसेस विच हैज लो यील्ड एंड हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी जो एयरलाइन जो बिजनेस है अभी जो है लो में चल रहा है, और लेकिन उसका जो कॉस्टिंग है उसको ऑपरेट करने का वो हाई ही है। लैक ऑफ स्लॉट्स ऑफ कंजेस्टेड एयरपोर्ट्स लाइक दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, लेकिन दिल्ली और मुंबई की तरह जो एयरपोर्ट है वैसा एयरपोर्ट हर जगह नहीं है, तो लैक ऑफ स्लॉट्स है, कई सारे स्लॉट जो है वो लैक करते हैं। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉलर प्लेन, और छोटे प्लेन की कमी है। मेंटेनेंस इशू काफी ज्यादा हो जाते हैं। डिलेज इन कंप्लीटिंग एयरपोर्ट डिमांडिंग वर्क। ठीक है, जो कंप्लीटिंग एयरपोर्ट की जो डेवलपमेंट जो वर्क है उसमें डिले हो रहा है, उसके कारण भी। और उड़े देश का आम नाम जो उड़ान जो स्कीम है इसको ऑल्सो नोन एज आरसीएस भी बोला जाता है, जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में, विथ जिसका एम था कि टेकिंग फ्लाइंग इनटू ए मासेस एंड इंप्रूव एयर कनेक्टिविटी टू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। जो टायर 2 या टायर 3 सिटीज है उसमें जो फ्लाइंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लाई कर सके, ठीक है, एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव हो सके, इसके लिए स्कीम को लाया गया था। एयरलाइन हैव टू केप फेयर्स ऑफ 2500 पर सीट पर आवर ऑफ फ्लाइट, यानी कि इसमें जो रखा गया था कि 2500 रुपए हर सीट के लिए लिए जाएंगे हर घंटे की फ्लाइट के लिए। ठीक है, अगर 1 घंटे का ड्यूरेशन का फ्लाइट है तो 2500 रुपए लगेगा। ठीक है, टाइम जितना बढ़ेगा उस हिसाब से जो है वो प्राइस भी इंक्रीज करेगा। मान लीजिए 3 घंटे की फ्लाइट है तो आपको 7500 जो है वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो रखा गया था। ठीक है, फॉर 50% ऑफ सीट इन अ प्लेन, 50% हमारी टोटल फ्लाइट में 200 सीट्स है, तो 200 सीट में जो 100 सीट जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो रखने होंगे। ठीक है, विच दे रिसीव ए वैल्यूएबिलिटी गैप फंडिंग सब्सिडी फॉर द गवर्नमेंट अलोंग विद सम अदर बेनिफिट्स। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है गवर्नमेंट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन फुटवेयर लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम टिल 2026, यानी गवर्नमेंट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जो इंडियन फुटवेयर और लेदर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू किया जाएगा 2026 तक। ठीक है, तो इन IFLDP अर्लियर इंडियन फुटवेयर लेदर एंड एसेसरीज डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसका एम था कि डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसके लिए? लेदर सेक्टर के लिए, और एड्रेस किया जाएगा एनवायरमेंटल कंसर्न स्पेसिफिक टू लेदर सेक्टर, फैसिलिटेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का काम भी होगा, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है उसे भी बढ़ाया जाएगा। तो जो लेदर इंडस्ट्री इंडिया में accounts for around 13% of the world's leather production of hides or skins. India accounts for around 10% of the world's footwear production, यानी वर्ल्ड में जितना भी फुटवेयर प्रोडक्शन होता है उसका 10% जो है वो इंडिया ही करता है।
ठीक है। फॉलोइंग सब स्कीम्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय IFLDP ड्यूरिंग 2021-26। यानी कुछ और इसके साथ साथ एडिशनल ये सब स्कीम जो है वो हैव बीन अप्रूव की गई है इसी IFLDP में ड्यूरिंग 2021-26 के लिए। सब स्कीम क्या है? पहला कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल प्रोमोशन, इसके बारे में देखते हैं। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, कंस्टिट्यूशन फॉर ईच कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स would be provided assistance 80% of at the rate 80% of the total project cost northeastern areas and 70% in other areas। उसके बाद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर, इस पर भी मॉडर्नाइजेशन या फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम होगा इसमें। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, ठीक है, इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा जो लाइट फिक्सेशन विद LED लाइट्स है उसके साथ। मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट, इसके तहत जो है वो एम है एट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर करना और टू इंटीग्रेट द प्रोडक्शन चेन इन अ मैनर दैट कैटर्स टू द बिजनेस नीड्स डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड प्रमोशन ऑफ इंडियन ब्रांड्स इन लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया assistance of 50% of total project cost, assistance for development of design studios, a new sub scheme ये आया है। इसमें one design studios will be kind of one stop providing a wide range of services, design, technical support, quality control, etc। ठीक है। तो ये कई सारे सब स्कीम्स चलाए जा रहे हैं इसी के तहत जो 2021-26 के लिए ही है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया इसको, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आज के हमारे थोड़े एक्स्ट्रा जो न्यूज में होते हैं वो। पहला जो है इसमें सैनिक स्कूल्स क्या है कि ई काउंसलिंग किया जाएगा, यानी ऑनलाइन ही जो है काउंसलिंग किया जाएगा। किस चीज के लिए? फॉर एडमिशन ट्रांसपेरेंसी, ताकि एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी रहो। किसमें? सैनिक स्कूल्स में हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर द ईयर, पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया है। सैनिक स्कूल को जो है कंसीव्ड किया गया था 1961 में बाय डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा और VK कृष्णन मेनन के द्वारा। दे आर रन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा रन किए जाते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसका एम होता है टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एन अर्ली एज फॉर देयर एंट्री इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्स, यानी स्टूडेंट्स को पहले से ही प्रिपेयर किया जा सके ताकि उनको इंडियन आर्म फोर्स में एंट्री हो सके। इन 2021 प्राइम मिनिस्टर अनाउंस टू ओपन ऑल सैनिक स्कूल्स फॉर गर्ल्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि सैनिक स्कूल को खोल देना है सभी गर्ल्स चाइल्ड के लिए भी। ऑल्सो टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी में भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हो सके इंडियन आर्मी में, उसके लिए भी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं घोस्ट आर्मी। अब घोस्ट आर्मी क्या है? तो यूएस प्रेसिडेंट ने साइन किया है एक लॉ। द यूएस प्रेसिडेंट साइन इनटू ए लॉ ए बिल टाइटल्ड, एक बिल को साइन किया जिसका टाइटल है घोस्ट आर्मी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल एक्ट टू रिकॉग्नाइज द घोस्ट आर्मी। ठीक है। घोस्ट आर्मी को रिकॉग्नाइज करने के लिए घोस्ट आर्मी रिकॉग्निशनल गोल्ड मेडल एक्ट को साइन किया है। घोस्ट आर्मी वाज द फर्स्ट मोबाइल टैक्टिकल डिप्टिशन यूनिट, घोस्ट आर्मी जो थी पहली मोबाइल टैक्टिकल डेप्टिशन यूनिट थी यूएस आर्मी की, जिसे डिप्लॉय किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव बॉन्ड यील्ड। नेगेटिव बॉन्ड यील्ड क्या है कि नेगेटिव यील्डिंग बॉन्ड्स दैट काउजेस बॉन्ड होल्डर्स टू लूज मनी व्हेन दे मैच्योर। ठीक है। नेगेटिव yielding bonds are purchased as safe haven assets in times to turmoil like COVID-19 disruption. This is because in an era of extremely low interest rates, many large institutional investors accept a negative return on their investment for the safety and liquidity that high quality government and corporate bonds offer. Yeah. नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर रिजेक्ट्स 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया 15th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन को।
So the finance ministry was rejected the funding pattern of the non-lapsable defense fund recommended by the 15th Finance Commission and exploring new means of funding. The finance ministry, the FFC, has recommended constituting into the यानी कि 15 फाइनेंस जो कमीशन है had recommended constituting in it in the public accounts of India and dedicated non-lapsable fund called modernization fund for defense and internal security. As per the ministry, putting money directly into a non-lapsable fund bypasses annual parliament scrutiny, which is against good parliamentary practice. ठीक है. नेक्स्ट है साउथ कोल ग्लेशियर ऑफ माउंट एवरेस्ट. क्या है? रिसर्च फाउंड दैट साउथ कोल ग्लेशियर हैज लॉस्ट more than 54 meter of thickness in the last 25 years. ठीक है, लास्ट 25 सालों में जो साउथ कोल ग्लेशियर है माउंट एवरेस्ट का, उसने 54 मीटर का थिकनेस का जो बर्फ है वो जो है वो लॉस कर दिया है. ठीक है. Since 1990s में ice that took around 2000 years to form has melted away. The glacier, which sits around 7,906 meter above sea level, is thickening 80 times faster than it first took the ice to form on surface. Mount Everest at 8,849 meters is highest point on Earth located between Nepal and Tibet. ठीक है. माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इतनी मीटर है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ का, जो कि लोकेटेड कहाँ? नेपाल और तिब्बत के बीचों में. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. ठीक है. पीएम इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. ठीक है. पीएम ने स्टार्ट किया 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ ICRI सेट. He also inaugurated ICRI-SET's climate change research facility on plant protection and ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्लाइमेट चेंज को लेकर इसे इनोग्रेट किया गया पीएम के द्वारा. एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी. ICRI सेट फाउंड किया गया था 1972 में. एक नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंडक्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट इन द ड्राई लैंड ऑफ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका. ठीक है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, तेलंगाना में, विद 2 रीजनल हब्स पे नाइरोबी और केनिया एंड बमको माली में है. एंड कंट्री ऑफिसेस इसका नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मलावी, इथोपिया और मोजाम्बिक्यू में भी है. ठीक है. जो ड्राई लैंड्स होते हैं एशिया और सब सहारा अफ्रीका में, वहां पे एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए ये एक. नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व. सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है कि बेटर हैबिटेट मैनेजमेंट हैड हेल्प टाइगर फ्लरिसेस इन सारिका अगेन. ठीक है. जो बेटर हैबिटेट प्रोवाइड किया गया, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया, तो टाइगर का जो और ज्यादा बढ़ रहा है, फ्लरिश कर रहा है सारिस्का में दोबारा. ठीक है. फिर से सरिस्का टाइगर रिजर्व. ये द ग्रासलैंड हैबिटेट डेवलप्ड इन ड्राई पैचेस ऑफ लैंड हैव हेल्प्ड ungulates to feeder better, leading to an enhanced feeder of tigers. Forest administration had created new water sources at 10th diverse habitats within the forest, where solar pump based tube wells were being sunk. This is facilitated the supply of water to far off areas, even in the elevated zones, without any diesel pumps noise as faced in the past. सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अलवार राजस्थान में है ये. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. नेक्स्ट टॉपिक है एटलस एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग सिस्टम. नासा ने फंड किया है एस्ट्रॉयड डिटेक्शन सिस्टम को. एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम को हैज बिकम द फर्स्ट सर्वे capable of searching the entire dark sky even 24 hours for near earth objects. Atlas is an asteroid impact early warning system developed by the University of Hawaii Institute of Astronomy. Comprised of 4 telescopes, now comprised of 4 telescopes, Atlas has expanded its research to the southern hemisphere from the 2 existing northern hemisphere telescopes
on Halikala and Mauna Loa in Hawaii to include 2 additional observatories in South Africa and Chile. ठीक है. नेक्स्ट है स्पुतनिक लाइट. तो DCGI has granted emergency use of authorization to the single dose Sputnik Light COVID vaccine after completion of its phase 3 clinical trials by Dr. Reddy's. It is It is based on the human adenovirus vector platform with efficacy against infections of over 80%. Adenovirus-based vaccines use a harmless version of a different virus called a vector to deliver information to the body. It teaches the body how to make copies of the spike protein to protect later of real virus attacks. ठीक है. आज का जो इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है ये पर्सनालिटी न्यूज का है. ठीक है. आज जो है हमारे बीच जो है वो लता मंगेशकर जी जो है इतनी बड़ी गायक जो है जो लगभग 8 दशकों से, ये सही बात है कि 8 दशकों से इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इंडिया की इंडस्ट्रीज में और भी कई सारे प्लेटफॉर्म में रहा है. इनका 8 दशकों से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है. तो 6 फरवरी को इनका निधन हो गया मुंबई में. ठीक है. तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पर्सनालिटी न्यूज देख लेते हैं. तो लता मंगेशकर जी का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1929 को हुआ था और इनके 6 फरवरी 2022 को ये हमारे बीच नहीं रही. इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था विथ हर फादर ए क्लासिकल म्यूजिशियन. उनके फादर जो है क्लासिकल म्यूजिशियन भी थे. लता मंगेशकर वॉज ट्रेंड बाय उस्ताद अमन अली खान. लता मंगेशकर जो इनको ट्रेनिंग किन्होंने दी थी, उस्ताद अमन अली खान ने दी थी. सन ऑफ छुज्जू खान, फाउंडर ऑफ भिंडी बाजार घराना का जिन्होंने फाउंड किया था, उनके बेटे थे. ठीक है. कॉल्ड एज स्वरा कोकिला बाय पीपुल, शी स्टार्टेड सिंगिंग एट ए young age of 13 and recorded over 30,000 songs in several Indian languages in her career of over 7 decades. ठीक है. इन्होंने 13 साल की उम्र में जो गाना है वो शुरू कर दिया था. इन्होंने लगभग 30,000 गाने जो है अब तक रिकॉर्ड किए और लगभग 7 डिकेट से कई कई जगह 8 डिकेट्स भी दिए गए हैं. 7 या 8 डिकेट से इनका करियर जो है वो इंडियन लैंग्वेज में और सेवरल इंडियन लैंग्वेज में रहा है. इनको जो है वो भारत रत्न मिला है 2001 में, पद्म विभूषण मिला 1999 में और दादा भाई फाल्के अवार्ड 1989 में मिल चुका है. Personality traits a commensurate individual see displayed virtues of dedication and hard work of her life. ठीक है. तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी. ठीक है. तो आई होप आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है आपको पसंद आया होगा. तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके. तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद.